हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतिहास, भूगोल और पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न जो सार संग्रह का प्रश्न है फ्रेंड्स, उसको हम कराने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यह जीके का प्रश्न है। फ्रेंड्स, तो आपको आगामी एग्ज़ाम जैसे दरोगा का एग्ज़ाम, बिहार पुलिस या फिर सचिवालय का जो 45 दिन के अंदर जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसका एग्ज़ाम होना है। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए आपको बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप देखना ना भूलें फ्रेंड्स, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। इसमें फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जिसे बदनसीब भी कहा जाता है, बदनसीब, आदर्शवादी और खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड में कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन, पल्लव वंश के शासक ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था, जो नरसिंह वर्मन राजा थे उन्होंने कराया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण। थर्ड में कह रहा है फ्रेंड्स कि सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद फ्रेंड्स 4 नंबर में कह रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदमन से संबंधित है। इसके बाद 5 नंबर में कह रहा है कि बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो बुंदेलखंड में जो चंदेल शासकों की राजधानी थी कहाँ थी? तो महोबा में थी। महोबा यूपी में पड़ता है फ्रेंड्स। इसके बाद 6 में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का खुदाई किस नदी के तट पर हुआ था? तो मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ था सिंधु नदी के तट पर हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स 7 नंबर में कह रहा है कि किस पल्लव वंशीय शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कौन सा पल्लव शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद फ्रेंड्स 8 नंबर में कह रहा है कि तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था फ्रेंड्स? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में, नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद 9 नंबर में कह रहा है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली? तो कौन सा अंग्रेज गवर्नर था? तो लॉर्ड कर्जन था, जिसने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली थी। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। इसके बाद फ्रेंड्स पॉलिटी का प्रश्न आता है। पॉलिटी का पहला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया था। इसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना की थी। तो इसका आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस का आंसर है अरविंद घोष। फिर 12 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम था उसे भारतीय राजनीति का शांति काल कहा जाता है। इसके बाद 13 नंबर में कह रहा है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की? तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन नामक जो संस्था था उसका स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसका स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। 14 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद 15 नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स कि जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र, जिसे बॉम्बे 21 कहा जाता है, इस पर प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे। तो किनके हस्ताक्षर नहीं थे? तो घनश्याम दास बिरला के हस्ताक्षर नहीं थे, यानी कि साइन उन्होंने नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जो बॉम्बे घोषणा पत्र जारी किया गया था बॉम्बे 21, उस पर घनश्याम दास बिरला के साइन नहीं थे।
इसके बाद 16 में कह रहा है कि नील दर्पण ने नील उत्पादन किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया था, वह क्या है? तो एक प्रकार का नाटक है। नील दर्पण एक प्रकार का क्या है? नाटक है, जिसमें नील पैदा करने वाले किसानों का उत्पीड़न का चित्रण किया गया था। इसके बाद 17 में कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किया था? तो 1905 में किया था। और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष। तो बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न इसके बाद अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ये भी पॉलिटी का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसमें 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं, यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संविधान के उपबंध के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्य को नामित करता है। तो यह जो है एंग्लो इंडियन समाज का होता है, जिसको 2 सदस्य को नामित करता है राष्ट्रपति। तो एंग्लो इंडियन समाज का 2 सदस्य को राष्ट्रपति नामित करता है लोकसभा के सदस्य के लिए। इसके बाद 19 नंबर में कह रहा है कि विधानसभा के 17 बसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो विधानसभा का जब 17 बसान होता है तो राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी अवधि कितनी हो सकती है? तो विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक, यानी कि विधानसभा का जो सत्र शुरू होता है उसके 6 सप्ताह तक उसका जो है अवधि होता है अध्यादेश का। इसके बाद 20 नंबर में कह रहा है कि सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच करने के लिए हुई थी? तो सरकारिया आयोग की स्थापना जो है केंद्र राज्य संबंध में जांच करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। 21 में कह रहा है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तमिलनाडु का जो आरक्षण विधेयक है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 22 में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है, खुला मतदान। तो राज्यसभा में सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। इसका बाद फ्रेंड्स 23 में कह रहा है कि किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष या सभापति होता है वह उसी सभा का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का ही सदस्य जो है राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति नहीं बन सकता है। तो आंसर इसका सभापति होगा। 24 में कह रहा है कि यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? तो वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। अगर किसी भी कानून को या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है तो इसका परिणाम क्या होता है? तो वह कोर्ट में वाद योग्य, यानी कि इसका केस जो है कोर्ट में नहीं हो सकता है। तो आंसर होगा क्या इसका? न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। इसका बाद फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन जो है भारत एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न है। तो इसका 25 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। इसका प्रश्न है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? तो मेडागास्कर है, मेडागास्कर। इसका बाद 26 नंबर में कह रहा है कि स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके बाद 27 में कह रहा है कि अजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, यह किस देश में है? तो अजीजिया जो है विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, यह लीबिया, उत्तरी अफ्रीका में एक लीबिया जगह है, वहीं अजीजिया जो है सबसे गर्म स्थान माना जाता है अजीजिया का है। तो अजीजिया जो है उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद 28 नंबर का है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस देश में? तो वेनेजुएला जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो दक्षिण अफ्रीका में है। वेनेजुएला जो है दक्षिण अफ्रीका में है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद 29 में कह रहा है कि गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो गंगा डेल्टा के शीर्ष पर जो है राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ी है? तो राजमहल पहाड़ी है। इसके बाद 30 में कह रहा है कि खासी और जयंतिया की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो खासी और जयंतिया की पहाड़ी जो है मेघालय में है। खासी और जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। फिर 31 नंबर प्रश्न है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए
ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती है कहाँ? तो ग्रामीण महिलाएं जो है अपना बचत खाता ग्रामीण डाक घरों में यानी कि पोस्ट ऑफिस में खोल सकती है ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए। इसके बाद 33 में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से जो प्राप्त किए गए धन है उसका आवाजाही पर निगरानी रखना मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका लगभग 30 से 35 प्रश्न आपको फ्रेंड्स इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स यह वीडियो बेहद ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, बिहार सचिवालय का प्रथम शिफ्ट का एग्ज़ाम और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए और आगामी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो पर बने रहें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।